आज के इस वीडियो में मैं आपको सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होने में जो डिले हो रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, वीज़ा एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वीज़ा इनविटेशन इशुएंस में सऊदी में क्या डिले का क्या कारण हो सकता है, वो सारे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वीएफएस में जो आप डिक्लेरेशन लेटर साइन करते हैं उसका रिस्क क्या है और वीएफएस में क्या फीस आप देते हैं, कितना देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन शायद हो सके आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में कभी ना कभी ज़रूर ज़रूरत पड़ेगा। और आप किसी को भी कांटेक्ट करेंगे, अगर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि आप जाके वीडियो देखिए। ओके, तो कंप्लीट देखिएगा। तो पहले बात करते हैं कि सऊदी में जो वीज़ा इनविटेशन है वो डिले क्यों हो रहा है इशुएंस में। उसके दो कारण मुझे अभी तक पता चला है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुआ है कि सही में वो कारण है या फिर कुछ और है। पहला ये कि जो स्पॉन्सर है जिन्होंने अपना इनविटेशन अप्लाई करा है वो सऊदी से बाहर हैं, तो उस समय डिले हो रहा है। कई लोगों को चेकिंग करते समय ये मैसेज भी आया कि होस्ट जो है वो सऊदी में नहीं है, सऊदी से बाहर है, आउटसाइड किंगडम है, तो इसीलिए वो फुलफिल नहीं कर सकते वीज़ा इनविटेशन का जो फॉर्मेलिटीज़ है। दूसरा कारण ये है कि जो फॉर्म है उसको अरेबिक में भरना बोलता है। अब ये अरबिक में भरने के बाद क्या अप्रूव हो रहा है, क्या इंग्लिश में भरने के बाद ये डिले हो रहा है। ऐसे मैंने कुछ एप्लीकेशंस खुद ही अप्लाई करे हैं, अरबिक में भी और इंग्लिश में भी। उसका जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तब ये बताना करेक्ट होगा कि क्या इंग्लिश वाला ही डिले हो रहा है, अरबिक वाला ही इशू हो रहा है, या फिर दोनों डिले हो रहा है ना। तो वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अगर आप सऊदी से बाहर हैं और इन्विटेशन आपका अंडर प्रोसेस है तो ये मान के चलिए वो अभी नहीं होगा। पहले होता था, लेकिन अभी जो बहुत सारे नए नए प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक बात हो गया। दूसरा बात, जब आप इनविटेशन इंडिया में भेज देते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस होता है। अब वीएफएस में जब एप्लीकेशन सबमिट कर देता है तो डिले देखने को मिल रहा है। दिल्ली एम्बेसी का तो अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मुंबई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, वीज़ा इशू हो रहा है, डिले नहीं हो रहा है, रिजेक्शन कम हो रहा है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कम हो रहा है। लेकिन वही दिल्ली में बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशन में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, बहुत सारे जो वीज़ा एप्लीकेशन है उनका पता ही नहीं है कि क्या कहानी है। ओके, तो ये वाला आप ध्यान से समझिएगा। मैं जो अभी बता रहा हूँ वो दिल्ली मिशन के बारे में बता रहा हूँ। ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो अप कर रहे हैं कि मेरा वीज़ा एप्लीकेशन डिले हो गया है और मैं इंडिया में हूँ। तो क्या अगर कोई स्पॉन्सर इंडिया में है और वीज़ा एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिट कर रहा है, क्या वो कारण हो सकता है डिले का? एक ये बात। दूसरी बात ये, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करना भी एक कारण है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना भी एक कारण है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये बताना मेरे लिए मुश्किल है कि भाई अगर स्पॉन्सर इंडिया में है तो डिले हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीज़ास मैंने खुद ही देखे हैं जिनका स्पॉन्सर इंडिया में था, अपने फैमिली को लेने गया, वीएफएस में सबमिट करा और वीज़ा इशुएंस के बाद में लेके आया। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मैंने देखे हैं। लेकिन अभी जो है ये लोग एनालाइज कर रहे हैं कि भाई ये भी एक कारण हो सकता है। अब ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इसको जरूर ट्रैक करूंगा और कुछ वेरीफाई करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा ताकि आप ध्यान रख सकें। दूसरा, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। बहुत सारे पासपोर्ट में एक अल्फ़ाबेट गलती होता है, मिसिंग होता है, तो लोग ये सोचते हैं कि बस एक ही अल्फ़ाबेट है, क्या प्रॉब्लम होगा उससे, क्या वीएफएस वाले तो रिजेक्ट करेंगे नहीं, एक्सेप्ट ही कर लेंगे, या फिर क्या होगा। मेरे लिए भी वो बताना मुश्किल है कि भाई एक अल्फ़ाबेट्स क्या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वीएफएस वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मैं डिक्लेरेशन के बारे में जब आपको बताऊंगा तब आप समझेंगे। एक अल्फ़ाबेट्स पूरा नाम को चेंज कर देता है, तो अगर एक अल्फ़ाबेट्स भी गलती है, आगे पीछे है, तो आप ये मान के चलिए कि पूरा नाम गलत है। ठीक है, आप वीएफएस में जाएंगे, वीएफएस वाले आपसे एक डिक्लेरेशन लेटर साइन करवाएंगे, उसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि भाई अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो हम जिम्मेदार नहीं। आपको लगता है कि भाई मेरा वीज़ा एप्लीकेशन तो सबमिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वीएफएस वाले को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है और फिर उनको पेमेंट लेना है अपना प्रोसेसिंग फी। अगर वो वापस भेज देंगे तो उनको वो प्रोसेसिंग फी कहाँ से मिलेगा? वीज़ा एम्बेसी वाले रिजेक्ट करेंगे तो उनका कोई लीगल लाइबिलिटी तो है नहीं कि भाई मैंने तो भाई डिक्लेरेशन साइन कर दिया था, एप्लीकेंट ने बोला ठीक है आप प्रोसेस करो, रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, ये क्या करना है।
अगर आपके पास 15,000 15,500 रुपये फालतू है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आप अपना डॉक्यूमेंट करेक्ट करके सबमिट कीजिएगा। ये हो गया इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। अभी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भी एक कारण है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट ये होता है कि मान लीजिए आपको जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया है पिछले वीडियोस में, वो आप देख लीजिए, लिस्ट को एक्सप्लेन करा है। उसमें रिलेशनशिप प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। कई लोग बस वो नोटरी किया हुआ वो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में वो रिलेशनशिप लिख के सबमिट कर देते हैं, वो कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होता है। मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन वो अरबिक ट्रांसलेशन नहीं देते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है नाम। ओके, मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन वो या तो अपोस्टाइल या अटेस्टेशन नहीं होता है। ये इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हो गया रिलेशनशिप प्रूफ का। रिलेशनशिप प्रूफ देना बहुत ही जरूरी है। ये मैंने मेन कारण देखा है दिल्ली मिशन में रिजेक्शन का। मुंबई मिशन में सम टाइम वो ओवरलुक कर देते हैं। तीसरा एक कारण ये भी होता है रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए कि कई बार बायोमेट्रिक्स क्लियर नहीं होता है बच्चों का, मोस्टली बच्चों का बायोमेट्रिक्स क्लियर नहीं होता है। ओके, ये एक कारण हो सकता है। अब कई लोगों का ये भी लॉजिक है कि भाई पिछले बार तो वीएफएस वालों ने मेरा वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसमें नाम का भी मिस्टेक था, तो इस बार होगा क्या? तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी वो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पिछली बार मैंने सबमिट करा था, इस बार भी वो ले ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, रूल बदल गया है, स्ट्रिक्ट हो गया है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको हिंट दिया है वो सारे पे आप काम कीजिए तो वीज़ा एप्लीकेशन आपका डिले नहीं होगा। और एक चीज ऑब्जर्व किया गया है कि डबल बारकोड हटा के सिंगल बारकोड कर दिया। ये मेरे लिए भी स्ट्रेंज है, ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं। पहले तो डबल बारकोड आता था, इसके बाद में वीजा नंबर आता था, लेकिन डबल बारकोड आने के बाद में वो एक स्टेप पीछे चले गए हैं। इसका भी कोई कारण पता नहीं चल पा रहा है। अब मैं आपको जल्दी से वीएफएस का फीस बता देता हूँ। वीएफएस का फीस, ये फीस दो तरीके से है, एक नॉर्मल एक लाउंज का। ये डिटेल आपको वीएफएस के वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। वीजा का फीस में ऑल टुगेदर 3 पार्ट होता है। एक वीजा का फीस होता है, एक इंश्योरेंस होता है, एक कोरियर होता है। वीजा का फीस में मूफा होता है, टैक्स होता है, वीएफएस का सर्विस प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ये सारे चीज होते हैं। इंश्योरेंस एज के हिसाब से होता है, जितना ज्यादा एज उतना ज्यादा इंश्योरेंस। कोरियर, अगर आप कोरियर से पासपोर्ट मंगवाना चाहेंगे वीजा प्रोसेसिंग के बाद तो कोरियर का फीस होता है कि कहाँ है आपका घर, कौन से लोकेशन में, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो फीस है वीजा का वो 10,880 रुपये होंगे नॉर्मल वालों का, और लाउंज वालों का वही आप 4,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए तो ये वीजा का फीस हो गया। इंश्योरेंस का लगभग 2 से 2,500 होता है, और कोरियर का 1,500 से 2,000 होता है। तो ऑन एन एवरेज आपको 15,500-600 रुपये लगेंगे एक वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। ओके, सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री सबका सेम फीस है। ये किसका फीस है? विजिट वीजा का। फैमिली रेसिडेंट वीजा का वही 5,500 टोटल होगा। ठीक है, अब इसमें जो एजेड लोग हैं उनका इंश्योरेंस ज्यादा लगता है तो फीस ज्यादा लगता है। अगर वही आप अगर लाउंज में लेंगे तो वो आपको समवेयर 18,880 या फिर 19,000 के करीब आपको आएगा। लाउंज का अपॉइंटमेंट मत लीजिए, उससे कोई एडेड बेनिफिट नहीं है। आपका नाम में कुछ मिस्टेक होता है ना, तो वो लाउंज में आपको भेज देते हैं। ओके, हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो एक्सेप्टेंस वीजा एक्सेप्टेंस नहीं है। वीजा कौन इश्यू करेगा? एम्बेसी करेगा। कब करेगा? जब कंप्लीट होगा डॉक्यूमेंट। ओके, सिंगल एंट्री करेगा, मल्टीपल एंट्री करेगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बता दिया है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, वो है कि जब वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो रिफंड कैसे क्लेम करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।